कला में रचे गए अचेतन के प्रतीकों का रूपांतरण कर उन्हें सामाजिक अहम के नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। इससे व्यक्ति के सामाजिक अहम को भी संतुष्टि मिलती है और फ्रॉइड के अनुसार इड अथवा अहम के जो अंश अर्ध चेतन में चले जाते हैं उन्हीं से कलात्मक कल्पना का उदय होता है। अर्थात जो अर्ध चेतन मस्तिष्क है, प्री कॉन्शस माइंड है, वो कलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कलात्मक कल्पनाओं का जन्म, कलात्मक सामग्री का जन्म वहाँ होता है। कलाकार प्रायः अर्ध चेतन मस्तिष्क से अपनी सामग्री ग्रहण करते हैं जो कलाओं को रचने के लिए उन्हें चाहिए होती है। उनकी विषय वस्तु, कलाकृतियों की, उनकी रचने की पद्धति, टेक्निक्स, वो प्रायः अर्धचेतन मस्तिष्क में मिलती है। जो पहले नाम आया है दादावादी और अत्यथार्थवादी अभियान जो चित्रकला के थे, यूरोप में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रचलित हुए थे, तो इनके कलाकारों ने अर्धचेतन मस्तिष्क से कला संबंधी सामग्री प्राप्त करने के लिए वे पागल खानों में जाकर के उनकी पागलों की स्टडी करते थे। नशा करने वालों के साथ रह करके उनकी मनोदशाओं की स्टडी करते थे। स्वयं भी नशा करके अर्धचेतन मस्तिष्क में से सामग्री जो कलाओं को रचने के लिए उन्हें चाहिए होती थी उसे निकालने का प्रयास करते थे। तो चेतन मस्तिष्क में जो सामग्री है उसका हमें ज्ञान रहता है, लेकिन अर्धचेतन मस्तिष्क से कुछ सामग्री निकालनी है, कलाओं के लिए कुछ चीज़ निकालनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा विशेष प्रयास करना पड़ता है, जिसके लिए वो नशा करते थे। पागलपन की स्थिति में उन्हें ये मिलती थी चीज़ें। नशा जो लोग करते थे उनके व्यवहार को लेकर के वो वहाँ से सामग्री ग्रहण करते थे। तो फ्रॉइड के अनुसार अर्धचेतन मस्तिष्क मुख्य स्थान है जहाँ से कलाकार कला रचने के लिए सामग्री, विषय वस्तु आदि प्राप्त करते हैं। कला में अचेतन की अभिव्यक्ति रंगों तथा रूपों में होती है। इनमें भी रंग अधिक विश्वसनीय हैं। रंग मन के सभी स्तरों को भेद देते हैं। ज्ञानेंद्रियों के लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि रंग ज्ञानेंद्रियों को कलाकृति में सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, जबकि रूप स्तरों के अनुसार बदल जाते हैं। चेतन मन में किसी इच्छा का, किसी विषय का रूप अलग है, और जब वही चीज, वही विषय वस्तु जब अचेतन मन में है तो नग्न और उस अवस्था में होगी जिसे संभवतः सामाजिक स्तर पर मान्यता ना मिले। लेकिन चेतन स्तर पर जो आती है सामग्री, विषय वस्तु, उसे सामाजिक मान्यता के अनुकूल हमें उसका रूप बदलना पड़ता है। इसलिए इस मन के स्तरों के अनुसार रूप बदल जाते हैं, लेकिन रंग वही रहते हैं। इनके भी, रंगों के भी प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं जो हमारी इच्छाओं को तृप्त करते हैं। बालकों तथा आदिम समाजों के कला रूपों से यह स्पष्ट हो गया है कि अचेतन मन में भी प्रतीक और आकृति निर्माण चलता रहता है। ये प्रतीक बाहर से नहीं आते, चेतना में ही उदित होते हैं, या तो चेतन मन में, अचेतन मन में, या अर्धचेतन मन में ये रूपाकार और प्रतीक निर्मित होते हैं। यह क्रिया बालकों तथा वयस्कों में एक समान होती है। अचेतन अथवा चेतन के केवल वे बिंब ही, वे इमेजेज ही स्थायी होते हैं अथवा बार बार प्रकट होते हैं जो अधिक कलात्मक या सुंदर होते हैं।
इनमें हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों का पक्ष भी क्रियाशील रहता है। हमें ये कलात्मक रूप अपने समाज के नियमों के अनुसार, अपनी संस्कृति के नियमों के अनुसार बनाने पड़ते हैं। उसके विरुद्ध हम इन कला के रूपों का निर्माण नहीं कर सकते। हमारे समाज में यदि सफ़ेद रंग को विवाह के अवसर पर अशुभ माना जाता है, तो ऐसे चित्रों में जहाँ उत्सव और विवाह का हो, वहाँ सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए किसी पात्र को नहीं दिखाया जाता। दूसरे समाज में इस चीज़ को, सफ़ेद रंग को पवित्र और शुभ माना जाता है। शादी जैसे अवसरों पर, जैसे क्रिश्चियन ईसाई समाज में इसे शुभ माना जाता है। तो समाज और संस्कृति के दायरे, उनकी सीमाएं अलग अलग हैं, उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं। तो उनके अनुसार रूपाकार और रंग अलग अलग उनका अर्थ होता है। तो हमें अपने समाज और अपने संस्कृति के नियमों का पालन कलाकृतियों में करना होता है। फ्रॉयड के कला सिद्धांत में यौन चेतना को आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया गया है। कुछ कलाकृतियां अवश्य ही फ्रॉयड के सिद्धांतों पर आधारित हो सकती हैं, परंतु प्रत्येक कलाकृति न तो कामेच्छा से प्रेरित होती है और न ही सभी कलाकृतियों का मूल अचेतन में होता है। विश्व की प्राय सभी कलाकृतियां कलाकार की चेतना तथा समाज सांस्कृतिक उत्कर्ष का परिणाम है, किंतु इससे फ्रॉयड के सिद्धांत का महत्व कम नहीं होता। फ्रॉयड ने कलाओं के लिए नवीन प्रेरणा, सामग्री, नए प्रतीक एवं कला सृजन की नई पद्धतियों की खोज का मार्ग प्रशस्त किया था। प्लेटो ने भी काम को जीवन की मूल प्रेरणा माना था और कहा था कि काम स्वयं को इंद्रिय प्रेम तथा वास्तविक सौंदर्य एवं वास्तविक कल्याण के प्रति आकर्षण में प्रकट करता है। इसका अर्थ है कि सौंदर्य के लिए, कलाकृतियों के लिए, जीवन के लिए काम का जो तत्व है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारी सामाजिक मान्यताओं के एकदम से विपरीत भी नहीं है। भारतीय संदर्भ में भी काम को जीवन में पर्याप्त महत्व दिया गया है। भारतीय सौंदर्य चिंतन के विकास में भी भारतीय कामशास्त्री ग्रंथों की प्रेरणा ली गई है, या कहें कि कामशास्त्री ग्रंथों से ही सौंदर्य चेतना को प्रेरणा मिली है। जो नायक नायिकाओं से संबंधित भेद हैं, उनकी प्रेरणा भी कामशास्त्री ग्रंथों से ली गई है। तो फ्रॉयड का ये जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, यद्यपि पूरी तरह से कलाओं के मूल्यांकन के लिए उचित नहीं है, लेकिन उसका बहुत कुछ चीज़ें कलाओं के विश्लेषण के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए, उसके गहराई को समझने, पकड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।